दास्तान इश्क की भाग 9। अब तक आपने पढ़ा। आदित्य राधिका को रायपुर लेकर जाता है। राधिका अपना सामान पैक करती है और रूपाली रसोई पूजन के लिए पंडित जी से मुहूर्त निकलवाती है और सबको रसोई पूजन के दिन घर पर ही रहने को कहती है। अब आगे। रसोई पूजन के दिन राधिका सुबह 9 बजे फ्रेश होकर तैयार होने जा रही थी। उसने रूपाली के दिए हुए पैकेट को खोला। उसमें बहुत सुंदर येलो और रेड बॉर्डर वाली साड़ी थी। उसकी मैचिंग की चूड़ियां और ज्वेलरी भी थी। राधिका सब पहनकर तैयार हो गई। वीर प्रताप जी, रूपाली और राघव भी आ गए थे। शीतल और देवेंद्र जी भी रेडी होकर आ गए थे। आदित्य भी आ गया था। रूपाली ने शीतल से कहा, ले आए हमारी बहू को रसोई पूजन के लिए? जी बिल्कुल, शीतल ने कहा। शीतल और रूपाली राधिका के कमरे में गई। राधिका साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों उसको बाहर ले आए। राधिका को रूपाली किचन में ले आई थी। रूपाली ने राधिका को जैसे जैसे कहा वैसे वैसे राधिका करती गई। राघव राधिका की पिक्स ले रहा था। रूपाली ने कहा, पूजन हो गया, अब तुम जो मन हो मीठा बना लो, वही भोग लगाकर सबको दे देंगे। जी, राधिका ने कहा। लेकिन मैं क्या बनाऊं? उसने पूछा। भाभी, खीर पूरी बना दो आप, आदि को बहुत पसंद है, और उसके साथ आलू की सब्जी। अरे इसकी मत सुनो, तुम जो तुम्हारा मन हो बना दो। ये तो इनका मन कर रहा होगा खाने का, इसीलिए बोल रहा है। क्या मम्मी, आपको नहीं पता क्या कि आदि को ये सब कितना पसंद है? हाँ पता है, लेकिन आज जो राधिका अपनी पसंद से बनाएगी वही खाएंगे सब। राघव ने मुंह बनाकर बोला। भाभी, आपका जो मन हो वो बनाए। अरे अरे बंद करो अपनी लड़ाई आप सब। राधिका आज वो बनाएगी जो उसको मन करेगा, शीतल ने कहा। चलिए हम सब चलते हैं। राधिका, किसी चीज की जरूरत होगी तो बता देना, बाकी ये लोग हैं तुम्हारी हेल्प के लिए, उसने नौकरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। राधिका ने सिर हिलाकर हाँ कहा और साड़ी का पल्लू अपनी कमर में टाक कर काम करने लगी। 1 घंटे में राधिका ने आलू की सब्जी, खीर और पूरी बना ली। रसोई में से आती हुई खुशबू ने सबको उधर देखने पर मजबूर कर दिया। राघव ने कहा, वाह क्या खुशबू आ रही है। आदि, तेरी तो किस्मत खुल गई, भाभी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। हाँ। इस पर वीर प्रताप ने राघव का साथ दिया और कहा, सही कहा, अब तो लगता है कि हमें भी यहीं रह जाना चाहिए। रूपाली ने दोनों की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तो फिर आदि, हम सब कल तुम्हारे घर शिफ्ट हो रहे हैं। आदि ने मुस्कुराकर कहा, आपका ही घर है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। थोड़ी देर में राधिका भोग की थाली लगाकर ले आई। रूपाली ने भोग लगाया और बाकी सारे खाने में वो भोग मिलाने को बोला। राधिका ने वैसा ही किया। सब खाने के लिए टेबल पर बैठ गए। रूपाली ने राधिका को भी अपने पास बिठा लिया था। नौकरों ने खाना परोसा। वीर प्रताप जी, राघव तारीफ कर करके बड़ा स्वाद लेकर खाना खा रहे थे। देवेंद्र जी और शीतल को तो पता ही था कि राधिका बहुत अच्छा खाना बनाती है। सबने खाना खाया। वीर प्रताप जी और रूपाली ने राधिका को एक बॉक्स दिया। रूपाली ने कहा, आज तुमने पहली बार खाना बनाया है, नेक तो बनता है, और खाना भी इतना बढ़िया कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं। कहते हुए वीर प्रताप जी ने राधिका को एक लिफाफा दिया। राधिका ने शीतल की तरफ देखा। अरे शीतल जी की तरफ मत देखो, ये तो तुम्हारा हक है। शीतल ने आंखों के इशारे से हाँ कहा तो राधिका ने बॉक्स लिया और वीर प्रताप जी और रूपाली के पैर छुए। चलो अब तुम भी दे दो भाभी को, रूपाली ने राघव से कहा। मैं क्या दूं, मैं इनका देवर हूँ, तो ये वादा करता हूँ कि हमेशा इनका दोस्त बनकर रहूंगा। बस बदले में ये ऐसा ही खाना बनाकर खिलाती रहें। सब हंस दिए। आदि, तुम भी तो कुछ दो, आदित्य ने कहा। मैं क्या दूं, सब तो इन्हीं का है जो भी मेरा है। हाय क्या बात है, राघव ने कहा। क्यों भाभी, आपके मजे आ गए, सब कुछ आपका है, राधिका मुस्कुरा दी। रूपाली ने शीतल से कहा, आज शाम आप सबका डिनर हमारे साथ। हाँ ये सही है मम्मी, सब एक साथ बैठेंगे, मजा आएगा। हाँ, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए काम न करने का, वीर प्रताप जी ने कहा। क्या पापा, आप भी ना, अब मम्मी प्रोग्राम कैंसिल कर देगी। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात, आप सभी मुझे बोलते हैं कि कहानी का पार्ट बहुत छोटा है, पर सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप सबको ही पता है कि ये कहानियां मैं लिखती नहीं हूँ, ये राइटर अलग होती हैं, मैं सिर्फ उनकी कहानी को आप तक पहुँचाती हूँ। तो राइटर जितना भाग अपलोड करेगी वही मैं आप तक पहुँचा पाऊंगी। तो प्लीज आप बार बार ये मत कहिएगा कि कहानी का पार्ट छोटा है,
क्योंकि ये मेरे हाथ पर नहीं है। ठीक है, तो फिर इस वीकेंड रख लेते हैं, रूपाली ने कहा। हाँ, ये ठीक है। उस दिन कोई जाने की जल्दी भी नहीं करेगा, सब आराम से बैठेंगे। अभी तो चलें, रूपाली ने कहा। कहकर रूपाली, वीर प्रताप जी और राघव चले जाते हैं। आदित्य राधिका को मैसेज करता है, हमें आपको कहीं लेकर जाना है, 5 बजे तक रेडी हो जाइएगा। राधिका अपना फोन देखती है, फिर आदित्य की तरफ देखकर मैसेज टाइप करके ठीक है लिख देती है। राधिका शीतल को बता देती है कि वो आदित्य के साथ शाम को बाहर जाएगी। शाम 5 बजे आदित्य गाड़ी निकालता है। तभी भुवन आकर पूछता है, कुंवर, कहीं चलना था तो आप बता देते, आइए बैठिए। भुवन गाड़ी का दरवाजा खोलता है। आदित्य की समझ में नहीं आ रहा था कि वो भुवन से क्या कहे। आदित्य ने कहा, अरे हम तो यूं ही गाड़ी चलाकर देख रहे थे, बहुत दिनों से चलाई नहीं इसीलिए। अच्छा तो चलाइए, हम आपके साथ बैठ जाते हैं, कहकर भुवन दूसरी तरफ का दरवाजा खोलता है। तभी आदित्य फिर उससे कहता है, हम चला लेंगे और हम कोई लड़ाई में थोड़ी जा रहे हैं, बस अभी जाएंगे और आ जाएंगे एक राउंड लेकर। आदित्य ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, बस 5 मिनट थे 5 बजने में। आदित्य ने सोचा भुवन से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। उसने भुवन से कहा, आपको तो बड़ी माँ बुला रही थी, कुछ बहुत जरूरी काम था। अच्छा, भुवन ने कहा, हम अभी आते हैं, आप कहीं जाइएगा मत। आदित्य ने कुछ नहीं कहा और भुवन के जाते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया। भुवन ने मुड़कर देखा और अपने एक आदमी को उनके पीछे जाने को बोला। राधिका आदित्य का इंतजार दूसरे वाले गेट पर कर रही थी। आदित्य ने जल्दी से अपना दरवाजा खोला और राधिका के लिए दूसरा दरवाजा खोला। राधिका मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। आदित्य ने दरवाजा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट की। आप पूछेंगी नहीं कि हम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? राधिका ने आदित्य की तरफ देखकर कहा। नहीं। आदित्य मुस्कुरा दिया। कुछ देर में आदित्य ने गाड़ी ले जाकर एक पहाड़ी पर खड़ी कर दी। उसने राधिका की तरफ का दरवाजा खोला और राधिका को उतरने के लिए बोला। राधिका गाड़ी में से उतरी। आदित्य उसे पहाड़ी पर ले गया, जहाँ से सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। राधिका ने जब ये खूबसूरत नजारा देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। बहुत सुंदर है ये। आदित्य थोड़ा उसके करीब गया और उसके गले में एक चेन पहनाते हुए बोला, ये आपके लिए। उसने राधिका को चेन पहनाई और राधिका को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसके गालों को अपने हाथों से छूते हुए बोला, हमने आपसे जिस तरह शादी की उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या आप हमें माफ करेंगी उस एक गलती के लिए और बनेंगी मेरी हमेशा के लिए? राधिका आदित्य के इतने पास होने से और ऐसे कहने से अपने में ही सिमटी जा रही थी। आदित्य ने पूछा, कहें, हमें माफ करेंगी आप? राधिका ने अपने दोनों हाथों को उसके हाथों पर रख दिया। आदित्य मुस्कुरा दिया। उसने राधिका को अपनी तरफ घुमाया और कस के गले से लगा लिया। इस बार राधिका ने भी आदित्य को अपनी बाहों में भर लिया। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।